तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पीजीसीआईएल डीटी के लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन सेशन। तो आज का जो क्वेश्चन सेशन है ये मिक्स्ड सब्जेक्ट का होने वाला है। मिक्स्ड सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिकली बता दूं आपको, दो सब्जेक्ट जो है वो खास तौर पे डील करेंगे हम लोग आज। दैट इज यूडब्ल्यूटी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसके साथ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो क्वेश्चन है कंबाइंड फॉर्म में, ऑल टॉपिक्स सारा कुछ जो है उसके मिक्स क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आज के सेशन पर कि इनसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल तो आपका पेपर ही है। ठीक है, भले ही एसआर रीजन के कुछ एरियाज का भले अभी पोस्टपोन हुआ है उस साइक्लोन की वजह से, लेकिन बाकी सारे रीजन्स में तो कल है ही पेपर। और आज जैसा कि एसएससी जेई सीबीटी 2 में सबने अच्छा परफॉर्म किया है, जितने बच्चे पेपर दिलाने गए थे, जितने लोगों ने पेपर दिलाया है, बस बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो वहां से देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि कल का भी जो पीजीसीएलडीटी का एग्जामिनेशन होगा वो एकदम शानदार तरीके से आप लोग दिलाएंगे और बहुत ही बढ़िया स्कोर जो है वो लेकर के आएंगे। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं आज के इवनिंग का ये सेशन। और मस्त तरीके से क्वेश्चंस बनाइएगा, 20 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके लिए लेकर के आऊंगा, मिक्स्ड यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सेशन को एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करता हूं और कल सुबह के लिए आप लोग एकदम मस्त से हो जाइए रेडी। तो भाई क्विज टाइम में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। गोल्ड का प्लेटिंग होता हुआ दिख रहा है, समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्वेश्चन आया है। लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ गोल्ड स्ट्राइक इन द इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रोसेस। गोल्ड स्ट्राइक करने का पर्पस क्या होता है? ठीक है, क्विकली आपको समझाता हूँ, बहुत आसान से एकदम इजी वे में आपको बताऊं। देखिए, जब इसको गोल्ड प्लेटिंग भी तो बोल सकते थे, गोल्ड स्ट्राइक क्यों बोले? गोल्ड स्ट्राइक का बेसिक पर्पस ये होता है कि जब आप किसी शाइनी या एकदम पॉलिश्ड मेटल पर अगर आप गोल्ड को चिपकाने की कोशिश करते हो, यानी कि गोल्ड की प्लेटिंग करने की जब कोशिश करते हैं, तो वो उसका प्लेटिंग हो पाना या वो प्रॉपरली वहां से स्ट्राइक कर जाए, अच्छे से चिपक जाए, इसके चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। ठीक है, और इसी चांस को एनहेंस करने के लिए गोल्ड स्ट्राइक किया जाता है। गोल्ड स्ट्राइक मतलब क्या होता है कि इनिशियली इनिशियली किसी और मेटल का लेयर या किसी और मटेरियल का लेयर जो है वो हम क्रिएट करते हैं, सो दैट कि वहाँ अडहेशन ज़्यादा अच्छा हो जाए, कि जब आप गोल्ड की प्लेटिंग करें तो वो ज़्यादा अच्छे से चिपके उस शाइनी मेटल से। जैसे स्टील पर मान लीजिए प्लेटिंग प्रोवाइड करना है हमको, ठीक है, सपोज कर लीजिए स्टील है, उसके सरफेस पे हमको प्लेटिंग प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम उस पर क्रोम का जो है या क्रोमियम का हल्की सी प्लेटिंग जो है या हल्की सी स्ट्राइक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जब हम गोल्ड का वहां पर प्लेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो अडहेशन जो होगा वो एनहेंस हो जाएगा। तो इसी से मुझे लगता है कि क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, टू एनहेंस अडहेशन। दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही राइट आंसर है, अडहेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद अगला सवाल जो है, इस पर क्रोम प्लेटिंग दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैसिवेशन इन द क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पैसिवेशन का पर्पस क्या होता है? ये ऐसे कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जिससे कल आपको क्वेश्चन हो सकता है, चांसेस है कि दिख जाए और उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए एकदम मस्त से क्लियर रखिएगा। बाकी जो सिंपल टॉपिक्स हैं, बाकी जो क्लियर टॉपिक्स हैं ऑलरेडी, उसको डिस्कशन करने का कोई सीन था नहीं। मैंने सोचा जितने भी जो बच गए ऐसे टॉपिक्स जिसको लास्ट मोमेंट में आप देख सकें, ये वो सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसिवेशन? पैसिवेशन प्रोसेस क्या होता है? देखिए, क्रोम पर पैसिवेशन हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सिट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो आयरन की लेयर है ना, जो छोटी मोटी जो आयरन की कंसिस्टेंसी है वहाँ पर, उसको हम लोग वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। या यहाँ पर ये जो पैसिवेशन प्रोसेस जो होता है ये बेसिकली यही करता है कि फेरस कोटिंग को हटाने की कोशिश करता है, या फेरस की लेयर को हटा करके उस मटेरियल को लेस रिएक्टिव बना देता है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उससे वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो कोरोजन, रस्टिंग ये सब बढ़ेगा, तो उसकी रिएक्टिव होने की क्षमता को कम कर देना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिवेशन। ठीक है, सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ करते हैं इसके अंदर, टू एनहेंस एडहेशन, थिकनेस, हार्डनेस। ये रहा डी ऑप्शन, टू इंप्रूव द कोरोजन रेजिस्टेंस। क्लियर ये वाला पॉइंट? चलिए नेक्स्ट अगले पोर्शन पर आते हैं। ऐसे अलॉय व्हील्स वगैरह का जब क्रोम प्लेटिंग करते हैं तो इसमें यही पैसिवेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनमें जंग ना लगे। स्पीड से भागती हुई ट्रेन बता रही है, ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। हाउ इज द शेड्यूल टाइम कैलकुलेटेड फॉर द ट्रेन जर्नी? ट्रेन की जर्नी के लिए शेड्यूल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? शेड्यूल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, शेड्यूल टाइम इज गिवन एज टाइम ऑफ रन प्लस टाइम ऑफ स्टॉप। ठीक है, टाइम ऑफ रन प्लस टाइम ऑफ हॉल्ट जिसको बोलते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है व्हाट? शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम को कैसे कैलकुलेट करें? पहला ऑप्शन बोलता है डिपार्चर टाइम माइनस द अराइवल टाइम, सेकंड ऑप्शन से अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ये सब गलत है। एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द शेड्यूल स्पीड, हाँ ये कुछ सही लग रहा है। देखिए,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की आप बात करते हो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए, और डिस्टेंस अपॉन कौन सा स्पीड होना चाहिए, शेड्यूल स्पीड होना चाहिए। बात खत्म, डी ऑप्शन आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन डिवाइड बाय कि कौन से शेड्यूल स्पीड पर ट्रेन चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, चारों क्वाड्रेंट का ऑपरेशन पूछेगा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट डज अ मोटर फंक्शन एज अ जनरेटर वाइल स्लोइंग डाउन। अब मोटर जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, अब आपको बताना है कि चारों में से कौन से क्वाड्रेंट पे मोटर जो है वो जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो भाई पहले दो में मोटर का मोटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड मोटरिंग, रिवर्स जनरेटिंग भले यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रिवर्स का पोर्शन है ये। फॉरवर्ड जनरेटिंग का जो मोड है वो आपको मिलेगा इस क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो कंडीशन मिलेगी जब मोटर स्लो डाउन हो रहा है ना, फंक्शन एज अ जनरेटर वाइल स्लोइंग डाउन। तो स्लो डाउन हो रहा है और जनरेटर की तरफ फंक्शन कर रहा है, एनर्जी आउटपुट क्रिएट कर रहा है, तो ये चौथे क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर फिर से डी ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बैक टू बैक जितना हो सके स्पीडली क्वेश्चन बनाते हैं, समय कम है, आपको रिवीजन भी करना है, तो इसलिए ज़्यादा समय यहाँ क्वेश्चन सीरीज में नहीं लगाऊंगा, एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। हाउ डज द वेट ऑफ द ट्रेन अफेक्ट्स द कोफिशिएंट ऑफ अडहेशन। ट्रेन का वजन कोफिशिएंट ऑफ अडहेशन को कैसे वो करता है, कैसे अफेक्ट करता है। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ टी अपॉन वेट के फॉर्म में हम बताते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ अडहेशन एफ ऑफ टी, ट्रैक्टिव एफर्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द ट्रेन, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या चीज होता है। हाउ डज द वेट ऑफ द ट्रेन अफेक्ट्स द कोफिशिएंट ऑफ अडहेशन। तो वेट ऑफ द ट्रेन जो है इसको इनवर्सली अफेक्ट करता है भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन पे अफेक्ट करता है, बी ऑप्शन। तो ट्रेन का वजन बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ अडहेशन जो होगा उस पर किस तरीके का चेंज आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का चेंज जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन पे होता है क्या, ये बात लॉजिकली सही है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इस चीज़ को, कि आप खुद से सोचिएगा कि ट्रेन की वजन बढ़ गई, ट्रेन का वेट जो है अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो अडहेशन तो और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ अडहेशन इनवर्स प्रोपोर्शन पे दिख रहा है, ये जेन्युइन है या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये आप कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो मैंने लिख दिया था यहाँ पे, बट लॉजिकली ये कितना सही है या गलत, या इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इस चारों में से, वो बताइएगा, ठीक। चलिए वैसे बी ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा आखिरी में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद व्हाट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जो है इनमें से कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। ब्राइटनेस एक तरीके का विजुअल परसेप्शन बोला जाता है, जैसे मेरे आंखों पर ये जो चमक पड़ रही है ये ब्राइटनेस है, ये जो रोशनी यहाँ पर लाइट का जो सोर्स लगा हुआ है ये ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन। हो सकता है अगर मेरी आंखें ज़्यादा कमजोर होंगी तो मुझे थोड़ी और ज़्यादा लाइट चाहिए होगी, तब उतना ब्राइटनेस मुझे फील होगा। तो ये हर पर्सन का विजुअल परसेप्शन जो है इट कैन बी डिफरेंट। तो इसी की बात कर रहा है कि व्हाट फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर जो है वो ब्राइटनेस के प्रोस्पेक्टिव को अफेक्ट कर सकती है, उसके पर्सपेक्शन को। ल्यूमिनोसिटी और लक्स नहीं, कैंडेला और सॉलिड एंगल ये भी नहीं, ल्यूमेंस एंड वॉट्स। एक बार को ल्यूमेन अफेक्ट कर सकता है, वॉट से मतलब नहीं है। ल्यूमेन ऑलमोस्ट हो सकता है लेकिन वॉट से मतलब नहीं है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है विच इज राइट, दैट इज द कलर एंड द कॉन्ट्रास्ट। कलर और कॉन्ट्रास्ट से हम ब्राइटनेस में फर्क देख सकते हैं, कैसे? चलिए बोर्ड की तरफ देखिए, मैं आपको कलर दिखाऊंगा। ये पहला आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, देखिए इसका कॉन्ट्रास्ट जो है, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ब्लू कलर जो है इसका कॉन्ट्रास्ट कुछ अलग तरीके का आपको दिख रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे कंडीशन में आपको ये येलो कलर की लाइट दिखाई दे रही है, क्यों पता है? क्योंकि पीछे ब्लैक बैकग्राउंड, अगर इसी की जगह पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता तो ये येलो से ज़्यादा अच्छा आपको ब्लू दिखाई देता, ठीक। और इसी येलो में अगर मैंने इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम कर दिया है, देखिए ये लो कॉन्ट्रास्ट पर है, लो कॉन्ट्रास्ट पर है। अब बोलिए इसकी ब्राइटनेस कम दिख रही है आपको? थर्ड वाला जो डायग्राम है इसकी ब्राइटनेस आपको अपने आप कम दिखाई देने लग गई है, इसकी ज़्यादा, सबसे बढ़िया इसी की ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। तो ऐसे फर्क पड़ता है, ये प्रैक्टिकली आपको दिख रहा है, इसी के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके लिए रखा था। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ए ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग इसी के साथ, और टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टेंडर इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में टेंडर जो है इसका क्या पर्पस है? देखिए अंग्रेजी के बड़े शब्द की वजह से तकलीफ होती है, अदर देन दैट बाकी सारी चीज़ें तो इजी है, लॉजिकली बना लेगा कोई भी अगर उसको वो उस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मतलब खरीदारी का प्रोसेस होता है।
प्रोक्योरमेंट मतलब अक्वायर करना, खरीदना किसी चीज़ को, उसको बोलेंगे प्रोक्योरमेंट। इन जनरल आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर खरीदारी के पर्पज़ में टेंडर का क्या रोल है, तो टेंडर का क्या रोल है कि भाई टेंडर जो है उसी के बेसिस पे तो हम लोगों से बिड इनवाइट करेंगे कि भाई कितने में खरीदना चाहते हो चीज़ें, है ना, उसके लिए होता है टू इनवाइट द बिड्स फॉर अ प्रोजेक्ट। तो देखिए प्रोक्योरमेंट शब्द का मतलब मैंने बस आपको बताया, आपको अपने आप आंसर समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसे वर्ड्स देके कंफ्यूज करता है, आप परेशान मत होइएगा, आप तुरंत हिंदी वाले पार्ट को देख लीजिएगा कि उसमें क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेजर चेंजेस वे ब्रॉट बाय द आईई रूल्स 2010 एज कंपेयर टू द आई रूल्स 2003। 2010 के आई रूल्स में क्या मेजर चेंजेस लाए गए एज कंपेयर टू 2003 का आईई रूल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया इसके अंदर कि भाई अगर आप जो रूल्स हैं उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में पुराने रूल्स में, अब जैसे 1956 का रूल अगर आप देखेंगे आई रूल्स का, तो वहाँ पर अगर पेनाल्टी देखेंगे तो 50 रुपए की पेनाल्टी थी। तो वहाँ अगर आप देखेंगे कि किसी मिसकंडक्ट पे या किसी चीज़ की गड़बड़ी पर जो पेनाल्टी लगाने का प्रोविज़न था 50 रुपए का, बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ हुआ तो 100 रुपए की पेनाल्टी, और एकदम ही एक्सट्रीम हो गया तो 300 रुपए की पेनाल्टी। ये 1956 के रूल में था, क्योंकि उस जमाने में ऑब्वियसली 50 रुपए और 300 रुपए की वैल्यू भयंकर ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब 2003 पे भी अगर इसी टाइप का अगर कंटिन्यू हुआ, मतलब बहुत लोअर थी रेट्स ऑफ पेनाल्टीज या फाइन्स, तो उसको बढ़ा दिया गया आई रूल्स 2010 में, ताकि वो अभी के प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से स्ट्रिक्ट जो है उसको इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो यही राइट आंसर इसका ऑप्शन है, स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। जो कंडीशन है उससे अगर आप कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पेनाल्टी की जो दर है उसको बढ़ा दी गई है, ठीक है, पेनाल्टी का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईई रूल 2003। आई रूल 2003 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। आई रूल 2003 जो है वो बेसिकली मतलब ऐसा देखा जाए, बोला जाए कि मेजरली वो डील करता है वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर। उसका मेजर मोटो, मेजर थीम ही यही है, वर्क प्लेस सेफ्टी, ठीक। तो वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर ये डील करता है। बाकी क्वालिटी कंट्रोल, प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन इन इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से ज़्यादा इम्पैक्ट इसके अंदर इंश्योरिंग द वर्क प्लेस सेफ्टी जो है वो पार्ट ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के साथ 9 क्वेश्चन पूरे और हम पहुंच गए अपने 10th क्वेश्चन पर। मेस्ड अर्थिंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लिखा हुआ इन द मेस्ड अर्थिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द इंटरकनेक्टेड कंडक्टर्स। इंटरकनेक्टेड कंडक्टर्स का, जैसे यहाँ पर इंटरकनेक्टेड कंडक्टर्स का पूरा सेट जो है उसको इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या चीज करने के लिए होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंसेस को घटाने के लिए होगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा अर्थिंग उतना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर सा है भाई, कभी भी कोई भी अर्थिंग अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है तो वो कहेगा अर्थिंग, वो किस काम का अर्थिंग। सब स्टेशन में जब अर्थिंग करना होता है तो हमको ऐसे ही मेस्ड अर्थिंग की जरूरत पड़ती है ताकि वो ओवरऑल रेजिस्टेंस को काफी हद तक इंक्रीज कर सके। तो बिल्कुल आसान सा आंसर था इसका भी, ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पर। अच्छा, कोलकाता की ट्रैम जो है वो दिखाई दे रही है मुझे, लिखा हुआ है। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है भाई ट्रैक्शन से। ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब छोटे छोटे से रहते हैं लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्जाम में, है ना। ध्यान से देख करके जाइएगा, क्या पता एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आ गया ट्रैक्शन से बना देंगे आप फटाफट से। लिखा हुआ है, इफ एन अर्बन सर्विस ट्रेन नीड्स टू डिसिलरेट फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, ठीक। अर्बन सर्विस की ट्रेन है और वो उसका चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी जो है ना, वो कितना दिया हुआ है आपको, 54 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। टाइम आपको कितना दिया, डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 10 सेकेंड्स। क्या दिया हुआ है आपको, टाइम 10 सेकेंड्स, तो डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या बताएगा आपको, व्हाट इज द रिक्वायर्ड ब्रेकिंग रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन या एक्सिलरेशन जो दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फंडामेंटल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यूनिट इसकी भी यही होगी, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये जो रिटार्डेशन आप निकालेंगे देखिए मीटर पर स्क्वायर सेकंड्स में ही होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली 54 माइनस 18 अपॉन 10 कर दें क्या, गलत आ जाएगा आंसर। क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड्स में दिया हुआ है ना ये वाला पोर्शन, और ये आपको आवर्स में दिया हुआ है ना, 54 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही 18 के लिए भी लिखा है किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे 54 माइनस 18 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो ये कर लीजिएगा और फिर 10 के साथ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इंटू 1000 बाई 3600 फिर होल डिवाइडेड बाई 10। हाँ,
अब इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 10/36, 10 और 10 कट गया, 54। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेटर ढूंढ लूँ मैं कहाँ चला गया, जब तक आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है। हाँ जी, तो तब तक यहाँ से जितने कैंसिल आउट्स हो रहे हैं तो देखते हैं। और ये हो गया डिवाइडेड बाय 36, दिस वैल्यू, ठीक है। एक सेकेंड, इसका करेक्शन जरा मैं देख लूँ एक बार। तो ये हो जाएगा 54 माइनस 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, है ना, एंड देन होल डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो डेटा आ रहा है इसका जो आंसर आएगा दिस शुड बी 1। यहाँ के ऑप्शंस में जो है यहाँ के ऑप्शंस में जो है ये 1 का डेटा तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप इसको प्रॉपर एक बार सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर 1 आ रहा है। वैसे कमीशन ने इसका आंसर जो है वो 0.60 मीटर पर स्क्वायर सेकंड दिया था, बट अपना आंसर इसको सॉल्व करने पर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा कि क्या डेटा है इसका। वैसे इसका आंसर जो है वो यही आना चाहिए, इसका आंसर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, बट तरीका आप समझ लीजिएगा कि ब्रेकिंग रिटार्डेशन पूछेगा, तरीका यही है सॉल्व करने का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा हम लोग। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके का है, लिखा हुआ है इन द एन अर्बन सर्विस ट्रेन एक्सपीरियंसेस अ ब्रेकिंग रिटार्डेशन। यहाँ ब्रेकिंग रिटार्डेशन दे रखा है आपको 1.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। बोलता है अगर ट्रेन मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू अ स्टॉप। देखिए यहाँ पर भी सेम है, आपको ब्रेकिंग रिटार्डेशन दे रखा है, आपको चेंज इन स्पीड जो है उससे कोई मतलब नहीं है, या वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय टाइम। तो देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू, कितनी वेलोसिटी से चल रही है ट्रेन, 36 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, इस फॉर्म में। तो इसको भी आप वैसे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 36 इंटू, एक सेकेंड, इसको ऐसा कर लेते हैं, 36 इंटू 1000 बाई 3600 डिवाइडेड बाई, चल अब सॉल्व करना विल बी इजी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 36 इंटू 1000 अपॉन 3600 डिवाइडेड बाई 1.2। तो ये जो डेटा आ रहा है 1.2, तो ये जो डेटा है अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स का डेटा जो है आपको इसके अंदर दिखेगा। दिस डेटा शुड बी अराउंड 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स आ रहा है क्या इसके अंदर भी, तो ये डेटा जो है दिस शुड बी 30 सेकेंड्स, ओके। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ से आना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक करने के बाद एक बार मुझे बताइएगा। अगर ये डेटा मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको फिर चेक करेंगे कि इसका क्या डेटा आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बाद हम लोग अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर लिखा हुआ है, A train has a tractive effort of 50 kilonewton and moves at a speed of 60 kilometer per hour. Calculate the power delivered या developed by the train if the rolling resistance is 20 newton per ton. Rolling resistance जो है ट्रेन का, if it is given to be 20 newtons per ton, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जानी चाहिए। देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट कितना बना रही है ट्रेन यहाँ पे, है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है, पावर आपको निकालना है किलोवाट्स के फॉर्म में। ये पूरा का पूरा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना डेटा काम का है सिर्फ उसको देखिए। तो पावर इन किलोवाट, पावर इन किलोवाट जो है वो कितना है इसको पहले समझिएगा। तो आपकी ट्रेन का जो ट्रैक्टिव एफर्ट है दैट इज हाउ मच, दिस इज 50 किलो न्यूटन्स, ठीक है, एंड मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर per hour, moves at a speed of 60 kilometers per hour. तो पावर डेवलप्ड बाय द ट्रेन इफ द रोलिंग रेजिस्टेंस इज 20 न्यूटन्स पर टन, ये कितना पावर हो जाएगा यहाँ पे, तो 50 इंटू 60 अपॉन 36, दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 300 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 36। सो दिस डेटा विल बी 8.333। इसका ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिखाया क्या, 3.6 होगा, सॉरी 3.6, 83.333 का डेटा जो है वो यहाँ पर आएगा। 83.333 का डेटा जो है ये आएगा आपके पास रिजल्ट में,
ठीक है, तो 50 किलो न्यूटन यहाँ पे है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आपकी चल रही है। ठीक, तो ट्रैक्टिव एफर्ट आपको दे दिया यहाँ पर कितना, 50 किलो न्यूटन्स का। ठीक है, और स्पीड आपको कितना दिया यहाँ पर, स्पीड की वैल्यू जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर का फॉर्म है यहाँ पर। तो अब आपको पावर डेवलप्ड बाय द ट्रेन जो है इसको कैलकुलेट करना है, और रोलिंग रेजिस्टेंस उसका 20 न्यूटन्स पर टन का गिवन है। तो इस कंडीशन में ये आंसर आपका आना चाहिए। वैल्यू उसमें करीब नहीं है, बट आप इसको राइट आंसर के तौर पर ले सकते हैं। पिछले वाले में भी हो सकता है 8.333 आ रहा होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे लिखता है कि फॉर ट्रेन ट्रेवल्स 250 किलोमीटर्स एंड कंज्यूम्स 500 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। एसईसी की वैल्यू जो है वो पूछा हुआ है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ट्रेन कितना किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कितना जा रहा है वो दिया हुआ है, कितना एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है वो आपको गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन, देखिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन बताता है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वॉट आवर का फॉर्म, टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन वॉट आवर फॉर्म डिवाइडेड बाय कि ट्रेन जो है उसकी वेट कितनी है एंड मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय weight of the train into the distance, into distance। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड वॉट आवर के फॉर्म में, देन वेट इनटू डिस्टेंस। ये क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो अब वेट इनटू डिस्टेंस के फॉर्म में इसको अगर आप लिखोगे तो गिवन डेटा जो है इसको देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 250 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, एनर्जी कंज्यूम कितना है यहाँ पे 500 किलोवाट आवर। ठीक, डिवाइडेड बाय वेट, कांस्टेंट ले लेते हैं इसको हम लोग, और डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 250, ये भी किलोमीटर्स में ही दिया हुआ, तो कोई जरूरत नहीं इसको कन्वर्ट करने का, डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। एसईसी की वैल्यू जो है 2 किलोवाट आवर, ठीक है, पर टन पर किलोमीटर के फॉर्म में। तो डिस्टेंस का वेट का फैक्टर जो नहीं दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको ऐसे ही शो कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट किलोवाट आवर पर किलोमीटर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा, अगला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हम लोग। 15वां सवाल यहां लिखा हुआ है कि इन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेज विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स, विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स, गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टी अलग अलग कलर्स को कंट्रीब्यूट करती है जिसकी वजह से कलर्स में डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो देखिए क्या होता है कि इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर हम एक्साइट करते हैं। जिस भी गैस को आप जितने हायर एनर्जी लेवल पर जैसा एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके आधार पे उसके एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। मतलब उसके आउटपुट में, कलर आउटपुट में, है ना, या जो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हमको मिल रहा है। अब इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस डिस्प्ले की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट अलग तरीके से हो सकता है, गैसेस पे भी होता है, सॉलिड्स पे भी होता है। सॉलिड्स में आप पढ़ते हैं उसको, उसका एग्जांपल या एप्लीकेशन जो देखते हैं वो एलईडी के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस ऑफ गैसेस के फॉर्म में जितने डिस्चार्ज लैंप है वो आपके पास एग्जांपल है ना, जैसे नियॉन डिस्चार्ज लैंप हो गया, सोडियम वेपर हो गया, और जैसे मरकरी वेपर लैंप हो गया, ये सब उसी के एग्जांपल्स होते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस ऑफ गैसेस। तो ये अलग अलग तरीके से इसको आप एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, तो इसमें पूछा आपको कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले जो होते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस जो होती है वो अलग अलग कलर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो भाई गैसेस में एक्साइटेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल जो होती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनके कलर के अंदर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। जब आप एक प्रकार का गैस यूज़ करते हो तो इसके अंदर डेंसिटी हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ से फिक्स हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। व्हाट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैन बी एम्प्लॉयड टू हैंडल इम्पैक्ट लोड्स इन द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, व्हाट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैन बी, what mitigation strategies can be employed to handle the impact loads in the electrical drives। तो electrical drives है, अब इसमें mitigation strategy पूछा है। अब एक ये वर्ड है जिसको समझना जरूरी है। तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बेसिकली ये बोला जाएगा कि बचाव की नीति या उससे बचने की स्ट्रैटेजी या उसको प्रिवेंट करने की, है ना, उसको प्रिवेंट करने या रिड्यूस करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी टू हैंडल द इम्पैक्ट लोड्स इन द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो इम्पैक्ट लोड जो होते हैं वो ड्राइव्स के ऊपर सडन सर्ज जो है वो क्रिएट करते हैं, सडन डिमांड ऑफ करंट जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए
अगर आप एडिशनल स्टोरेज क्रिएट कर देते हैं पावर सप्लाई का, अगर एडिशनल एनर्जी स्टोरेज यूनिट्स क्रिएट करके रखते हैं, तो वो जो सडन सर्ज होगा एनर्जी का डिमांड के फॉर्म में, उसको मीटअप करने के लिए आपके मेन सप्लाई लाइन के ऊपर लोड नहीं आएगा। वो जो होता है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ही उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो यही सबसे एफिशिएंट स्ट्रेटेजी होती है इन दिस कंडीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ इन द इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेज हाउ इज द कलर टिपिकली कंट्रोल्ड। बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इसको ध्यान से देख के आंसर करना है। इसमें दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, बहुत क्लोज के ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखता है बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज, सेकंड ऑप्शन सेज बाय चेंजिंग द गैस कंपोजिशन, थर्ड ऑप्शन सेज बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर, एंड लास्ट ऑप्शन सेज बाय मॉडिफाइंग द करंट फ्रीक्वेंसी। करंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट की अभी जस्ट बात किए थे हम लोग, और इसके अंदर या तो एक टाइप का गैस यूज किए और एक्साइटेशन उसका बदल दिए, एक वो तरीका है। यहाँ वैसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक, तो दूसरा तरीका यही है कि आप गैस कंपोजिशन ही चेंज कर दीजिए, है ना। उसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो एक ही बचता है फिर यहाँ से गिवन ऑप्शंस में। तो देखिए वोल्टेज एडजस्ट करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों? वोल्टेज एडजस्ट करके उसके आउटपुट के लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर डिस्चार्ज भी होना बंद हो जाएगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज के नीचे जब जाएंगे। तो ऑल्टरिंग द टेम्परेचर, उसी में डिफरेंस होगा। फिर भी मॉडिफाइंग द करंट फ्रीक्वेंसी, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन है कि आप गैस की कंपोजिशन को ही बदल दीजिए, जो हम लोग करते भी है नॉर्मली। हम लोग इस टाइप के लैंप्स के अंदर गैस कंपोजिशन को ही तो बदलते हैं ना। जैसे हीलियम यूज कर लिए तो व्हाइट से ऑरेंज कलर का टिंट हमको मिल जाता है ना। कि किसमें? ये देखिए, जैसे हीलियम यूज कर लिए तो हमको व्हाइट या ऑरेंज, व्हाइटिश या ऑरेंजिस जो कलर है वो मिलना शुरू हो जाता है ना। कुछ कंडीशन में ग्रे कलर जो है वो भी इसमें मिलता है। नियॉन यूज कर लेते हैं तो रेड या ऑरेंज कलर मिलना शुरू हो जाता है ना। नियॉन कलर अगर यूज करते, मतलब नियॉन गैस अगर हम यूज करते हैं तो रेड कलर या ऑरेंज कलर का टिंट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग कंडीशन, क्रिप्टन वगैरह यूज करते हैं तो ग्रे या ऑफ वाइट जैसा कलर जो है वो आउटपुट मिलता है। तो ये ऐसे डिफरेंस होते हैं। तो मतलब गैस की कंपोजिशन बदल के आप कलर आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओहो, शानदार तरीके से रुकती हुई वैन, ऐसे बिल्कुल नहीं चलाना है गाड़ी। किस बारे में भाई? टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से इसका कुछ रिलेशन है ऐसे रुकती हुई गाड़ी का। लिखा हुआ इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट इज द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एसएससी में क्वेश्चन आया था, पुराने एसएससी में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। Second option says contract with the fixed and unalterable terms. Third option says the contract without any condition, इसमें कोई कंडीशन नहीं। और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। देखिए कंटिंजेंट मतलब कंटिंजेंसी की बात हो रही है, और कंटिंजेंसी मतलब इमरजेंसी की बात हो रही है। तो अभी आपको समझ में आया कि ये भाई साहब इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वैन जो है वो यहाँ पर स्टॉप ही करने लग गई। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड होगा किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर, कि वो इवेंट होगा तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, अदर देन दैट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लागू होगा। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का पॉइंट था ये, बट ये जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट जो है लिखा हुआ है इन द, हाँ जी, इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इन फ्लोरेसेंस व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम डिले बिटवीन लाइट एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन। क्या होता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जब हम फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात करते हैं तो एक फंडामेंटल बहुत अच्छे से हमको क्लियर रहता है। वो क्या? कि देखिए जो फंडामेंटल क्लियर रहता है वो ये रहता है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प्स के अंदर, जैसे ये लो प्रेशर, इसको LPMV भी बोलते हैं ना हम लोग, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो मरकरी के वेपराइज, मरकरी ड्रॉपलेट्स के वेपराइज होने के बाद भी यहाँ पर डायरेक्टली तुरंत लाइट नहीं मिल जाती है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको यहाँ पर अगर लाइट यूवी या IR के फॉर्म में अगर आपको मिल रही है तो क्या वो विजिबल होगी? क्या कभी विजिबल नहीं होगी ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लेयर जो है वो लगा करके रखना पड़ता है इस ट्यूब के इनर पोर्शन के अंदर, इनर वॉल के अंदर एक लेयर बना के रखेंगे। क्या चीज का लेयर रहेगा ये? दिस विल बी द लेयर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ये फ्लोरेसेंट मटेरियल भी बोला जाता है। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल के तौर पे फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फॉस्फोरस क्या करता है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, यूवी रेडिएशन को सपोज कर लीजिए एब्जॉर्ब कर लिया, और बदले में आउटपुट जो है तब आपको विजिबल रोशनी दे रहा है। तो वो जितनी देर में एब्जॉर्ब किया और जितनी देर बाद आउटपुट बाहर दिया, इसके बीच में एक टाइम डिले होता है। उसी टाइम डिले की बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसी की बात कर रहा है। लिखता है कि इन फ्लोरेसेंस व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम डिले
बिटवीन द लाइट एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन, कि यूवी एब्जॉर्ब हुआ और विजिबल रेडिएशन जो है वो बाहर एमिट हुआ। तो इसके बीच का जो टाइम डिले होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंट डीके बोलते हैं, फ्लोरेसेंट परसिस्टेंस बोलते हैं। परसिस्टेंस तो नहीं बोल सकते ना, परसिस्टेंट होता है एक एक कांस्टेंट प्रोसेस की तरह या एक एफिशिएंट प्रोसेस की तरह जो चल रहा है लगातार, ठीक है। तो परसिस्टेंस वर्ड जो होगा यहाँ गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लोरेसेंट लाइफ टाइम। इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेशन स्टेट्स, फ्लोरेसेंट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेशन स्टेट, ये वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कि मतलब इसमें एटम या मॉलिक्यूल जो है वो कितनी देर तक अपने उस स्टेट में रह सकते हैं और कितनी देर के बाद वो स्टेट को चेंज करते हैं और यहाँ से फिर विजिबल रोशनी जो है वो बाहर आने देते हैं, तो ये इसका फ्लोरेसेंट लाइफ टाइम कहलाता है। देन फ्लोरेसेंट इंटरवल भी नहीं कहलाता ये, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये सब वर्ड इतने टिपिकल होते हैं कि क्लिक ही नहीं करते हैं एग्जाम में, कि इसको कैसे इससे रिलेट करोगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले पोर्शन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, इसमें खूब कलर की चीजें दिखाई दे रही है। लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोरो, क्या लिखा हुआ है? फ्लोरोफोर। हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे ये वर्ड, ठीक है, बट ध्यान से समझिएगा, बड़ा काम का चीज है ये भी। तो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोरोफोर? अब ये फ्लोरोफोर क्या होता है? फ्लोरोफोर जो होता है एक ऐसा फोटो रिएक्टिव केमिकल होता है, केमिकल भी नहीं बोलना चाहिए, मॉलिक्यूल बोलना चाहिए, बल्कि इट इज अ फोटो रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ऐसा फोटो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से फ्लोरोसेंट इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट करने की क्षमता रखता है। क्या करता है? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे यूवी रेडिएशन दिया उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एमिट कर सकता है विजिबल रेडिएशन। तो ये किसी मॉलिक्यूल के थ्रू होता है। जिस फॉस्फोरस की आप बात करते हैं उसके अंदर क्या रहता है? उस फॉस्फोरस जो है वो जो कंटेन करता है दैट इज दिस फोटो रिएक्टिव मॉलिक्यूल, और इसी फोटो रिएक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोफोर, ठीक है। फ्लोरोफोर इसको बोला जाता है। इसके प्रेजेंस की वजह से आप कई बार देखे होंगे ग्लास के अंदर के लिक्विड को चमकता हुआ दिखाया जा सकता है। ग्लास के अंदर के ऐसे लिक्विड, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये इसी की वजह से ये एग्जांपल है। नॉर्मली ग्लास के अंदर आप ये पीले कलर का कोई लिक्विड डाल दो या ऑरेंज कलर का लिक्विड डाल दो, आप ऑरेंज का जूस बना के ग्लास में डाल दो और रात में देखो तो नहीं चमकेगा वो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स आप फ्लोरोफोर के डाल दोगे, वो अपने आप ग्लो करने लग जाएगा। थोड़ी देर आप उसको रोशनी दे दो या यूवी रेडिएशन दे दो, वो ग्लो करने लग जाएगा, अपने आप अंधेरे में चमकने लग जाएगा, वो पीना नहीं उसके बाद बस, ठीक है। चलिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये फ्लोरोफोर जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिलहाल सवाल पे आते हैं, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोरोफोर इन द फ्लोरेसेंस? लाइट एमिशन को एनहेंस करता है, एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंट लाइट, इनिशिएट्स द फ्लोरेसेंस, या डिटरमाइंस द कलर एमिशन। राइट आंसर क्या होगा? एनहेंसेस द लाइट एमिशन, इनिशिएट द फ्लोरेसेंस, एब्जॉर्ब्स। काफी करीब करीब के ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, एनहेंसेस द लाइट एमिशन। लाइट एमिशन को एनहेंस कर देता है, काफी हद तक एनहेंस करने का काम करता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंस लाइट भी होता है, सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो एमिट भी करता है, तो इसलिए ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली रॉन्ग है। ए ऑप्शन क्यों अलग हुआ? इनिशिएट्स द फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस के फिनोमिना को इनिशिएट करने से ज्यादा इसका वर्क होता है कि लाइट की एमिशन को एनहेंस करना। कि जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, तो अगर सपोज कर लो कि ये एक मटेरियल है, ये यूवी रे जो है, सपोज कर लो क्वांटिटी में कुछ भी क्वांटिटी मान लो, कोई भी यूनिट्स मान लो कि 10 यूवी रे को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमको चाहिए कि बदले में इसी का इक्विवेलेंट लाइट भी आउटपुट दे। लेकिन उससे कम अगर आउटपुट देगा, 2 का लाइट आउटपुट देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जो कन्वर्जन रेट है उसको बढ़ाने में ये फ्लोरोफोर का हाथ होता है, कि ये फ्लोरोफोर उस कन्वर्जन रेट को बढ़ा देता है, कि जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बराबर बराबर या उसके आसपास का विजिबल रेडिएशन भी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो वो लाइट एमिशन को इंक्रीज करने का काम करता है, एनहेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो वो ठीक है। तो आज का सेशन अब यहीं पर मैं एंड अप करता हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं सेशन को, क्योंकि आपका एग्जाम है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप करिएगा रिवीजन पार्ट पे, जितना हो सके आपने जितना नोट्स बनाया इस पूरे ड्यूरेशन में उससे रिवाइज करिए। क्वेश्चंस एकदम ठीक ठाक लेवल के होंगे, मॉडरेट लेवल के ही होंगे, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ना बस अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए और रिवाइज करिएगा। रात में ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, देर तक नहीं जागना है कि कल सुबह पेपर है, तो ठीक है। सुबह उठ के मस्त फ्रेश माइंड से अच्छा रिवीजन करना है और एकदम कूल माइंड से जाना है, शानदार पेपर बना के आना है, सेलेक्ट होना है, ठीक। तो मजा आएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। इतने दिनों तक आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, अब कल अपने आप को बेस्ट लेवल पर प्रेजेंट करने की और प्रूव करने की जरूरत है वहां पर, ठीक है। और आप ये डेफिनेटली करेंगे, पूरा भरोसा है मुझको। सो टेक केयर अगेन, वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी और
सभी की तरफ से, जितने भी फैकल्टीज आपको कभी भी कहीं पर भी पढ़ाए होंगे, उन सब के तरफ से यार आपको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद कि आप अच्छे से फोड़ करके आओ कल का पेपर। चलिए आज का सेशन जो है यहीं पर एंड अप करते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।